न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं गैलेंट एडवांस वेबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर आएंगे आपके साथ ही साथ आपको बताएंगे कि पेरिस ओलंपिक में इस समय तीरंदाजी को लेकर एक दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, उस पर भी होगा अपडेट। लेकिन इन सब खबरों पर जाने से पहले आइए शुरुआत करेंगे अभी तक खास खबरों। चुनावी बॉन्ड योजना की नहीं होगी एसआईटी जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर हम दे चुके हैं विस्तृत फैसला। कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच के अलावा भी कानूनी विकल्प आपके पास मौजूद हैं। नीट यूजी पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा पेपर लीक कोई सिस्टमैटिक नाकामी नहीं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है। कांग्रेस ने फिर उठाए सवाल। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे की सीबीआई करेगी जांच। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को लगाई फटकार। कहा किसी को लेनी होगी जिम्मेदारी। बेसमेंट में पानी भर जाने की वजह से 3 छात्रों की हुई थी मौत। दिल्ली के एक शेल्टर होम में मौत का मामला। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने किया दौरा, लापरवाही का लगाया आरोप। भाजपा ने आप सरकार पर साधा निशाना। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी हमलावर। कहा सदन जरूर उठाएगी विषय। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाला। ईडी ने टीएमसी नेता अनीस उर्फ रहमान और उसके भाई आफिसुल रहमान को किया गिरफ्तार। अनीस उर रहमान राज्य के पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का है करीबी। उत्तराखंड में बारिश के कारण आई तबाही। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर ली विस्तृत जानकारी। आफत की बरसात से सहमा हिमाचल। बादल फटने की घटनाओं में 50 से ज्यादा लोग लापता। जोरों पर राहत बचाव कार्य। केरल के वायनाड में बढ़ता जा रहा है मरने वालों का आंकड़ा। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में तलाश अभियान और बचाव अभियान जारी। बेली ब्रिज पूरी तरह चालू होने से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज अभिनव भी तैनात। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। 25 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में पहुंचकर मनु भाकर ने तीसरे पदक की तरफ बढ़ाए मजबूती से कदम। हॉकी में भारत ने 52 साल बाद ओलंपिक में ऑस्ट्रेलिया को हराया। तीरंदाजी में अंकिता भगत और धीरज बामदेवरा की जोड़ी का कांस्य पदक के लिए मुकाबला जारी। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर विस्तृत फैसला दे चुके हैं। हमने योजना को रद्द करने और दानकर्ताओं के नाम उजागर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा है कि आप इन बातों को विस्तृत सुनवाई में भी रख सकते हैं। प्रशांत भूषण ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट एसआईटी बनाकर जांच की निगरानी नहीं करेगा तो कुछ भी सामने निकल कर नहीं आएगा। सीजेआई ने कहा कि कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच के अलावा भी कानूनी विकल्प आपके पास मौजूद हैं। और लंबे समय से लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी मामले पर फैसला सुनाया। प्रश्न पत्र लीक सहित अनियमितताओं के आरोपों के बीच नीट परीक्षा की आलोचना करने वाले विपक्ष पर निशाना साधते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को कहा कि 2024 नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह की व्यवस्थागत पवित्रता भंग नहीं होने के सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन ने सरकार के रुख को सही साबित कर दिया है।
नीट यूजी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को विस्तार से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सभी दलीलों को सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा गया है कि पेपर लीक का मामला सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है। लीक का मामला केवल पटना और हजारीबाग तक ही सीमित था। कोर्ट ने एनटीए की मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी से कहा कि वो नीट के लिए एसओपी तैयार करे, साथ ही साइबर सिक्योरिटी में खामियों की पहचान भी करे। कमेटी से 30 सितंबर तक जवाब मांगा गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने कहा था कि इस बात का पर्याप्त सबूत नहीं है कि परीक्षा की पवित्रता का उल्लंघन हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है। नीट यूजी परीक्षा में किसी भी तरह के व्यवस्थागत उल्लंघन न होने और पुनः परीक्षा आयोजित न कराने के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने हमारी सरकार के स्टैंड को विंडिकेट किया है। भारत सरकार छेड़छाड़ मुक्त, पारदर्शी और जीरो एरर परीक्षा व्यवस्था के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति द्वारा दी जाने वाली सिफारिशें आते ही जल्द से जल्द लागू करेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नीट यूजी परीक्षा पर न्याय संगत फैसला इस विषय पर लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार को भी पूरी तरह से खारिज करता है। लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करने और उन्हें न्याय देने के लिए हम सभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और निर्देशों को अक्षरशः लागू करेंगे। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने नीट यूजी 2024 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। I like to respectfully differ with the Supreme Court because the integrity of this test has completely gone. To base the admissions on the results of this test, in my opinion, will be very, very unfair to the students. अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि नीट परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुई है, तो बीजेपी और एनडीए ने फैसले का स्वागत करते हुए जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। I welcome the observations of the Supreme Court regarding the extent of paper leak that has taken place in the NEET examination. The government has all along said that the question paper leak was limited to one or two places, and it had not impacted the whole of the examination, the sanctity of the examination, and had not affected all the students who had appeared for the examination. सरकार शुरू से इस बात को कह रही थी कि जो परीक्षा हुई है नीट की वो पारदर्शी तरीके से हुई है। अब कहीं इंडिविजुअल बेसिस पर किसी जगह पर कोई क्वेश्चन लीक हुआ तो उस पर जो उसकी एजेंसी है जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, और जो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर मोहर लगाया। बहरहाल नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुना दिया, साथ ही एनटीए को कई दिशा निर्देश भी दिए। नई दिल्ली से विकास सारथी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर की है। वहीं इससे पहले एमसीडी कमिश्नर हाई कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट के पूछने पर बताया कि इलाके में नाले पर रैंप बनाने की वजह से नाला काम नहीं कर रहा है, सड़क ही नाले का काम कर रही है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस जांच अधिकारी से पूछा कि क्या उसने इलाके का मैप हासिल किया है। ओल्ड राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर दिल्ली पुलिस की जांच से हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने कोचिंग हादसे को लेकर पुलिस और एमसीडी को फटकार लगाते हुए जांच सीबीआई को देने की बात कही। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने न तो कोचिंग की इमारत का नक्शा पास करने की फाइल जब्त की है, न ही एमसीडी अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए हैं। इससे पहले कोर्ट ने कहा कि हमें बताया गया कि जिस इमारत में कोचिंग चल रही है वह तश्तरी जैसे आकार की है। क्या दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाले अधिकारी से पूछताछ की है? दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने फाइल मांगी है। कोर्ट ने कहा कि आप कोई आम नागरिक नहीं है जिसे फाइल मांगनी पड़ रही है। पुलिस को खुद फाइल अपने कब्जे में लेनी चाहिए थी। तो कई सख्त टिप्पणियां हाईकोर्ट ने आज दिल्ली सरकार के और इस दिल्ली हादसे के संदर्भ में की हैं।
वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया है कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद प्रवर्तन निदेशालय के जरिए उनके खिलाफ छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा कि जाहिर है 2 में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, राहुल ने अपने इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है, जिसके बाद भाजपा ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। जो बहुत ही साफ है कि वायलेशन है, वो विंडफॉल प्रॉफिट उन्होंने किया है, उनका पोजीशन दुरुपयोग करके, इसलिए वो तो होना ही था। दीज आर दी देयर विल बी फर्दर स्टेप्स, लीगल स्टेप्स आल्सो। अपने मुंह मियां मिठो, ईडी तो चोर के ऊपर रेड करती है ना, भ्रष्टाचारी के ऊपर रेड करती है। यदि उनको लगता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तो ईडी रेड करेगी, लेकिन यदि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो ईडी किस बात के लिए रेड करेगी? तो जब वायनाड से उनको ध्यान भटकाना है तो एक बड़ा निशाने से ऊपर मारो, नहीं तो वार खाली जाएगा। तो उन्होंने अलग से वायनाड के अलावा, वायनाड में आज आदमी बचेगा कि नहीं बचेगा ये विषय होगा कि ईडी मेरे ऊपर रेड कर रही है। जब ईडी रेड करेगी तो बताना भैया, लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, तो इसीलिए उनकी बात को सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। आखिर बोलते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही भय उनको सता रहा है। और ईडी अपना काम करती है, लेकिन आखिर वो भयभीत क्यों है? भाई ईडी मारेगी, उसमें डर किस बात का है? अगर कुछ मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो खाली हाथ वापस जाएगी। तो राहुल गांधी के ईडी वाले बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी चौतरफा हमलावर है राहुल गांधी पर। उधर राशन वितरण घोटाले में 2 और तृणमूल नेताओं को ईडी ने पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले से गिरफ्तार किया है। उनका एक और भाई बारिकुल रहमान पहले से ही इसी मामले में जेल में है। बारिकुल रहमान गिरफ्तार पूर्व खाद्य मंत्री और ममता बनर्जी के करीबी ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी बताया जा रहा है। और पश्चिम बंगाल में राशन वितरण घोटाला जो है ये एक लंबे समय से चल रहा है और इस पे कार्रवाई ईडी ने एक लंबे समय से की है। कई गिरफ्तारियां हुई हैं। आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि ये पूरा मामला क्या है और क्यों इस मामले में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं वो इनका सीधा तार कहां जाके जुड़ता है। क्या है बंगाल का राशन घोटाला? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राशन उपलब्ध कराया जाता है, जिसे पीडीएस कहते हैं, जो राशन की दुकान होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन की दुकानों से लाभार्थियों को अनाज बांटा जाता है। ईडी का आरोप है कि पीडीएस के तहत बांटे जाने वाले राशन का करीब 30% राशन बेच दिया गया है। किस तरह से ये साइफन किया गया है, आइए उसे देखते हैं। बचे हुए अनाज को खुले बाजारों में बाजार दरों पर बेच दिया गया है। तो ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, ये पिछले लंबे 10 साल की एक तरह से बात की जा रही है। राशन बेचने से मिले पैसे को मिल के मालिकों और पीडीएस डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच बांटा गया है। तो जितना कुल राशन आना था वो ना आके कुछ हिस्सा उन राशन की दुकानों से साइफन किया गया है। इससे होने वाली आमदनी को सिंडिकेट के सदस्यों के बीच कमीशन के रूप में बांटा गया है। राशन वितरण घोटाला मामले के कारण पश्चिम बंगाल सरकार के खजाने को लगभग 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसा ईडी ने अपनी चार्जशीट में दिया है। तो चार्जशीट में ये कुछ तथ्य दिए गए हैं जो ये बताते हैं कि किस तरह से इस घोटाले ने न सिर्फ आम जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, लेकिन राज्य के राजस्व पे भी किस तरह का नुकसान हुआ है। अक्टूबर 2023 में ईडी ने बंगाल सरकार के मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक को गिरफ्तार किया था और ये एक अहम कड़ी थी, क्योंकि ज्योतिप्रिय मलिक ही 2011 से 21 तक राज्य के खाद्य और आपूर्ति मंत्री रहे हैं, जिस दौरान ये पूरा घोटाला हुआ और इस घोटाले की परतें खुल रही हैं। 13 अक्टूबर 2023 को ईडी ने एक मिल मालिक बकीरुर रहमान को गिरफ्तार किया और ये बकीरुर रहमान जो है, ईडी का कहना है कि गेहूं की हेराफेरी में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। बकीरुर करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में एक अहम कड़ी है और ये कड़ी सिर्फ
एक तरह से तमाम उन स्टेक होल्डर्स तक जाती है जो इस पूरे मामले यानी कि मंत्री से लेकर राशन की दुकानों तक ये बकीरुर रहमान के जो संपर्क हैं वो सामने आ रहे हैं, जिनको लेके तमाम गिरफ्तारियां हो रही हैं। मलिक की पत्नी यानी कि वो जो खाद्य मंत्री हैं बंगाल सरकार के, उनकी पत्नी और बेटी बकीबुर की कंपनी में स्टेक होल्डर्स हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये कहा जा रहा है कि मलिक और बकीबुर रहमान जो है कितने करीबी थे। 12 सितंबर 2023 को ईडी ने 162 पन्नों की पहली चार्जशीट दाखिल की थी इस मामले में, और इस चार्जशीट में ही कई ऐसे तथ्य बाहर आए थे। 5 जनवरी 2024 को उत्तर 24 परगना में टीएमसी संयोजक शाहजहां शेख के 3 परिसरों पर तलाशी की गई थी। याद होगा आपको 5 जनवरी को जब ईडी और जांच एजेंसियां तलाशी करने के लिए पहुंची तो उस दौरान एक परिसर में सीआरपीएफ कर्मियों के साथ ईडी टीम पर भीड़ ने हमला किया था। ये एक बड़ी खबर थी और ये पहली बार किसी ऐसे राज्य में देखा गया जहां जांच एजेंसी के लोग पहुंचे हैं और वहां पर स्थानीय लोगों ने इस तरह का हमला किया। शाहजहां को ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी माना जाता है। तो तमाम वो लोग जो इस कड़ी में गिरफ्तार होते गए हैं उन सब का सीधा संबंध बंगाल सरकार के खाद्य मंत्री से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। 6 जनवरी को टीएमसी के पूर्व बोंगांव नगर पालिका अध्यक्ष शंकर आघा को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और आघा के संबंध भी जिस तरह से देखे गए हैं ये भी करीबी हैं, और आघा भी पश्चिम बंगाल के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक का करीबी बताया जा रहा है। तो एक तरह से अगर किनपिन की हम बात करें, ज्योतिप्रिय मलिक ममता बनर्जी के करीबी हैं, और ज्योतिप्रिय तमाम उन लोगों के करीबी रहे जिन्हें गिरफ्तार इस पूरे घोटाले की कड़ी में अभी तक किया गया है। 29 फरवरी 2024 को टीएमसी नेता शाहजहां शेख को बंगाल पुलिस ने आखिर गिरफ्तार किया। एक लंबा विरोध, एक लंबा नाटकीय प्रक्रिया पूरी चली, उसके बाद शाहजहां शेख की गिरफ्तारी हुई है। 19 जून 2024 को पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता से राशन घोटाले के मामले में पूछताछ की गई है, और आज 2 अगस्त को तृणमूल कांग्रेस नेता अनिसुर रहमान और उसका भाई अलेफ नूर उर्फ मुकुल रहमान गिरफ्तार किया गया है, और इन दोनों का भी सीधा संबंध बकीरुर रहमान के साथ है। तो ये एक लंबा बड़ा मामला है जिस पे कार्रवाई लगातार ईडी की जारी है। उसी में आज फिर 2 गिरफ्तारियां की गई हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ नाइट। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ए संभाल कर, हाँ, आई मारो पप्पा फॉरेन थी लाई આવ્યો છે। हाँ, सत्यानाश भाई, नुकसान कैसा भरेगा तुम? स्टॉक मार्केट में भी रिस्क उतना ही लें जितने की कैपेसिटी और रिस्क की जानकारी हो। ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत सोच समझ कर करें। अरे वाह दीकरा, एकदम बराबर। रिस्क समझ कर लेने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
बजट सत्र के इस हफ्ते संसद के दोनों सदनों में कामकाज प्रभावी तरीके से चला। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए गए। सरकार ने कहा कि फैक्ट चेक करने का अधिकार केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास ही है। साथ ही सरकार ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। तो लोकसभा में सरकार ने बताया कि जेनेरिक दवाइयों का पर्याप्त भंडार जन औषधि केंद्रों में मौजूद है। कि दोनों सदनों में शुक्रवार को बिना किसी व्यवधान के जमकर कामकाज आगे बढ़ा। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सूचना और प्रसारण मंत्रालय से जुड़े प्रश्नों के जवाब में राज्यसभा में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि केंद्र से संबंधित किसी भी तथ्य की सही जानकारी और फैक्ट चेक करने का अधिकार केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास ही है और होनी भी चाहिए। All the ministries, all the departments of the government of India, who is the right authority to say whether a data or an information related to a particular ministry or particular department should not be given by anybody other than the ministry or department. Our point is anything related to the government of India, only the government of India can say whether it is a correct fact or wrong fact. राज्यसभा में सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के मामले में सेल्फ सर्टिफिकेशन नीति को अपनाया गया है। इस प्रक्रिया के तहत ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उम्र के लिहाज से यह बताना होता है कि किस उम्र के लिए वह कंटेंट बनाया गया है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर गलत कंटेंट दिखाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है और हाल ही में आईटी कानून के तहत ऐसे तमाम मामलों में कार्रवाइयाँ की गई हैं। In OTT self-certification brought up for the content classification, sir, for you unrestricted access regarding of age and is family friendly, UA plus 7 per aged around 7 years and above can be viewed person under the age of 7 years with parental guidance. राज्यसभा में केंद्रीय रेल मंत्री ने बताया कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना तेजी से काम कर रही है और इस पर 320 किलोमीटर पर पिलर से लेकर अन्य कार्य पूरे कर लिए गए हैं। साथ ही टनल का काम भी तेजी से चल रहा है और 8 नदियों पर ब्रिज भी तेज गति से निर्माणाधीन है। इस प्रोजेक्ट पे बहुत तेजी से काम चल रहा है। करीब 320 किलोमीटर का काम, पिलर्स का काम कंप्लीट हुआ है, वायडक्ट बनाने का काम कंप्लीट हुआ है। एक अंडर सी टनल जो ठाणे क्रीक में करीब जमीन से करीब 50 मीटर गहरी समुद्र के नीचे से उस टनल का काम भी चालू हुआ है। 8 के 8 नदियों के ऊपर ब्रिज का काम बहुत अच्छी एडवांस स्टेज में है। स्टेशंस का काम भी बहुत अच्छा एडवांस स्टेज में और करीब सारी दुनिया में इस बात की चर्चा भी है कि भारत में काम बहुत अच्छा तेजी से चल रहा है और कई नए इनोवेशंस भी इसमें हुए। उधर लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर दिए गए। जन औषधि के कार्यक्रम में बड़ी मात्रा में ड्रग्स को जो जेनरिक ड्रग्स के रूप में हम सेल करते हैं और लगभग 50 to 80% लेस देन द मार्केट प्राइस में हम वो दवाई और वो सर्जिकल आइटम्स खरीद सकते हैं। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल के दौरान कई सदस्यों ने अहम मुद्दे उठाए। दोपहर बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा भी की गई। गौरतलब है कि बजट पारित करने की प्रक्रिया संसद सत्र के दौरान तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। कुमार आलोक, राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। संसद में शुक्रवार को कृषि मंत्रालय पर चर्चा के दौरान कृषि मंत्री ने किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर सदन से बाहर भी नेताओं की बयानबाजी जारी रही। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। बजट सत्र के दौरान संसद के अंदर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। शुक्रवार को कृषि मंत्रालय पर चर्चा का उत्तर देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा और कहा कि कांग्रेस के डीएनए में किसानों का विरोध है। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवालों का उत्तर देते हुए कहा कि कांग्रेस को महाभारत की याद आती है तो शकुनी का किरदार और चक्रव्यूह याद आता है। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए।
सकनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, सकनी, चौपड़ ये याद आते हैं। माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। इधर सदन से बाहर संसद परिसर में भी नेताओं की बयानबाजी जारी रही। राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा तो कांग्रेस पार्टी ने सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी बताएं कौन अधिकारी ने इनको इनसाइडर में फोन किया। ये भ्रम मत फैलाएं। ये शर्मिंदित हैं, अनुराग ठाकुर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए। इनके परदादा पिछड़ों को धोखा दिया। हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। और आपने भी देखा है ये जो चक्रव्यूह कहना, और सबसे जो निंदाजनक उनकी जो बात है वो हमेशा जो देश के प्रति जिस तरह से शब्द का उपयोग करते हैं। देख रहा था उस दिन कितना तिलमिला रहे थे चक्रव्यूह के भाषण पर। और राहुल गांधी ने दिखा दिया गरीब के लिए कुछ नहीं, मजदूर के लिए कुछ नहीं। गौरतलब है कि विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज को लेकर सदन में चर्चा भी हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानों के तीर भी खूब चल रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र और कुमार आलोक के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। उत्तराखंड में मानसून की बारिश आफत बनी हुई है। ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही आपदा प्रभावितों का हाल भी जाना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से राज्य में बारिश से प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे बचाव और राहत अभियान की जानकारी ली और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उत्तराखंड में मुसीबत की बारिश। उत्तराखंड में कई लोगों की मौत। भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तराखंड में नदियां खतरे के निशान के करीब। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी सेना। कहीं मकान बहे तो कहीं पुल। अलर्ट मोड पर राज्य सरकार। उत्तराखंड में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ों पर भारी बारिश और बादल फटने से अभी तक कई जानें जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदार घाटी में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के साथ ही आपदा प्रभावितों का हाल जाना। साथ ही राहत बचाव शिविरों में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को यात्रा मार्ग में फंसे श्रद्धालुओं को यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानों पर लाए जाने के साथ ही भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए। MI भी वहाँ से हेलीकॉप्टर भी भेज दिया गया है, अन्य सहायता भी जो ATF एविएशन टर्बो फ्यूल है उसकी व्यवस्था भी हो गई है। केंद्र की सरकार इस आपदा के समय में हमारे साथ है। हम हर संभव एक एक तीर्थयात्री, एक एक श्रद्धालु, एक एक आपदा पीड़ित को हर संभव सहायता करवाने के लिए, सहायता के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। इस बीच और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं कैबिनेट बैठक के बाद इस समय कैबिनेट ब्रीफिंग चल रही है। मीटिंग वी हैव विद अस ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड माइटी श्री अश्विनी वैष्णव जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डॉक्टर एल मुरुगन जी. My warm welcome to the Honorable Minister, sir. After the briefing, we will take some questions related to cabinet decisions. Over to Honorable Minister, sir. साथियों, जैसा हम सब जानते हैं 140 करोड़ देशवासियों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को एक हिस्टोरिक मैंडेट दी है और 60 वर्षों में पहली बार तीसरी बार मैंडेट पाने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में जो विकास की फाउंडेशन रखी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की फाउंडेशन रखी, आज उसी कड़ी में बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हम सब जानते हैं कि सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत एम्फेसिस दिया है और देश के ओवरऑल ग्रोथ की उससे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट हुआ है और देश में जन जन के जीवन में उससे एक बड़ा चेंज आया है। नई सरकार के बनने के तुरंत बाद में एक बड़ा फैसला हुआ था 76,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट का वधावन पोर्ट में। उसी कड़ी में आज बहुत बड़ा एक फैसला हुआ है, पूरे देश में 8 बड़े नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स जो कि एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वेज हैं, आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में अप्रूव किए हैं। ये प्रोजेक्ट्स 935 किलोमीटर की टोटल लेंथ के हैं और इसमें 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, 50,000 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। जैसा प्रधानमंत्री जी का काम करने का तरीका है, उन्होंने बहुत ही एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की व्यवस्था बनाई है जो कि पीएम गति शक्ति पोर्टल के नाम से जानी जाती है। इसमें देश भर में जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है और जो देश भर में जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन दोनों को हार्मोनाइज करके और कहां पे नए प्रोजेक्ट बनने चाहिए वो व्यवस्था उस पोर्टल में है। और ये टेक्नोलॉजी आज विश्व भर में इसकी चर्चा है। इसमें करीब सारे ही सेक्टर्स, हाईवे, रेलवे, पोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, जो माइनिंग एरियाज हैं, वो सब इसमें मैप हुए हुए हैं। उस पोर्टल की मदद से कहां कहां पर हमें नए कॉरिडोर्स की, नई कैपेसिटी की जरूरत है, वो ध्यान में रख के ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। बहुत साइंटिफिक तरीके से बिग डेटा एनालिसिस करके कहां पर कंजेशन है, कहां पर आने वाले समय में कंजेशन हो सकता है, उन सब का भी ध्यान रखा गया है। विजन 2047 का विशेष ध्यान रख के इस प्रोजेक्ट को, इन प्रोजेक्ट्स को बनाया गया है। साथियों, इसमें बहुत ही प्रसन्नता के साथ मैं कहना चाहूँगा, अयोध्या जी के जिस तरह से आज दर्शन के लिए भक्त आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, अयोध्या जी के सर्वांगीण विकास के लिए एक बहुत मेजर रिंग रोड का इसमें अप्रूवल हुआ है, पहला प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट करीब 68 किलोमीटर्स का है और करीब 4,000 करोड़ का है, 3,935 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। साथ ही साथ दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है वो है नॉर्थ ईस्ट में। हम देखते हैं कि कितनी तेजी से ग्रोथ हो रही है, कितनी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसके तहत
गुवाहाटी शहर के डेवलपमेंट के लिए एक नया प्रोजेक्ट आज इसमें अप्रूव हुआ है। 8 में से दूसरा प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। वो है गुवाहाटी बाईपास और जो एग्जिस्टिंग हाईवे है उसके साथ कनेक्ट करके एक तरह से गुवाहाटी के चारों तरफ एक रिंग रोड की तरह बनेगा। उसके लिए वो 121 किलोमीटर्स का है, 121 किलोमीटर, 5,729 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है ये। तीसरा बड़ा प्रोजेक्ट है नासिक फाटा से खेड़, पुणे में। पुणे एक बहुत ही रैपिडली ग्रोइंग शहर है। आपने देखा अभी हाल ही में रेलवे के बहुत नए वहाँ पे प्रोजेक्ट्स और बहुत अप्रूवल्स हुए हैं। वैसे ही हाईवे का एक बहुत बड़ा आज अप्रूवल हुआ है। 7,827 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से, 7,827 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से जो कंप्लीट पुणे से चिंचवड, चिंचवड से चाखन, ये जो पूरा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इस बेल्ट में जो बहुत रैपिड ग्रोथ हो रही है उस ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है। फोर्थ प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है साथियों आज, वो है रायपुर और रांची के बीच में जो कंप्लीट कॉरिडोर बन रहा है एक्सप्रेसवे, उसमें पाथल गांव से गुमला के बीच में आज प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। ये छत्तीसगढ़ और झारखंड का दोनों राज्यों को इसका बेनिफिट मिलेगा। 137 किलोमीटर्स का है और 4,473 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद में मैं साथियों आता हूं, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है वो है गुजरात में थरड, दीसा, महसाणा। आप जानते हैं कि हाईवे की अभी इस तरह से कल्पना की गई है, दिल्ली से ट्रांस राजस्थान कॉरिडोर बन रहा है, फिर मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे, इन दोनों कॉरिडोर्स को कनेक्ट करने वाला ये 214 किलोमीटर, 214 किलोमीटर्स 6 लेन का ये हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा। इसमें 10,534 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके बाद में साथियों मैं आता हूं, वेस्ट बंगाल में खड़गपुर से लेके जो सेंट्रल वेस्ट बंगाल एरिया है, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो एरिया है, बहुत डेंस पॉपुलेशन है यहाँ पर, ट्रैफिक का मूवमेंट बहुत है। इस पूरे एरिया के डेवलपमेंट के लिए, इस पूरे एरिया की ग्रोथ के लिए खड़गपुर से मोरेग्राम, मोरेग्राम माने प्रैक्टिकली मुर्शिदाबाद के पास में, खड़गपुर से मोरेग्राम का 231 किलोमीटर्स का ये 4 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर बनेगा, जिसमें 10,247 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। 10,247 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा। मैं साथियों आता हूं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, ये है आगरा से ग्वालियर। आगरा से ग्वालियर 6 लेन हाई स्पीड कॉरिडोर, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों को जोड़ने वाला कॉरिडोर है। 88 किलोमीटर्स का है और 4,613 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा। तो इस तरह से अपने 7 प्रोजेक्ट्स हुए और मैं साथ में लास्ट में आता हूं कानपुर के लिए। कानपुर के चारों तरफ 6 लेन रिंग रोड। आप जानते हैं कि जब से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना है तब से कानपुर में मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ चालू हो गई है और कानपुर का जो कंप्लीट इंडस्ट्रियल फार्मिंग, ये जो इकोसिस्टम है इकोनॉमी का, इसको कंप्लीट ग्रोथ देने के लिए 6 लेन रिंग रोड अराउंड कानपुर, ये 3,298 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट से बनेगी। तो इस तरह से ये 8 प्रोजेक्ट्स करीब 50,000 करोड़ के हैं और इनसे करीब 4.5 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 4.5 करोड़ मैन डेज का एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होगा। बहुत ही ध्यान से इनका प्लानिंग हुआ है। लैंड एक्विजिशन कम से कम ज़रूरत पड़े, लैंड एक्विजिशन कम से कम ज़रूरत पड़े, इसके लिए बहुत जगह
जो ब्राउनफील्ड अलाइनमेंट्स है उन्हीं को ही अपग्रेड करने का भी फैसला इसमें किया गया है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां पे नई लैंड एक्वायर करेंगे, ग्रीनफील्ड होगा, लेकिन एज फार एज पॉसिबल ब्राउनफील्ड लैंड एक्विजिशन हो वो इसमें ध्यान रखा गया है। तो साथियों, इस हिस्टोरिक मैंडेट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ये ऐतिहासिक फैसले देश के निर्माण के लिए विजन 2047 जिसमें कि विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला आज लिया गया है। मैं आपसे आपके प्रश्नों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। तवेश 244. Hi sir. Sir, I'm Tvesh from Economic Times. Sir, there used to be a Bharatmala Pariyojana under which a lot of projects were awarded, sir. Is there a scheme under which these 8 projects are being awarded, or will we see such very specific announcements being made regarding road projects from now onwards? द्वेष, देखो, कंप्लीट देश भर के जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन के रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सबको पीएम गति शक्ति पोर्टल के ऊपर मैप किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लो तो जितने ओरिजिन्स हैं और जितने डेस्टिनेशंस हैं, चाहे बड़े शहर हो, चाहे इंडस्ट्रियल एरियाज हो, उन सबको उस पर मैप किया गया है। फिर एग्जिस्टिंग डेटा से जो ट्रैफिक का रिक्वायरमेंट और ट्रैफिक का प्रोजेक्शन होगा, उन सबको भी मैप किया गया है। किस तरह से कि जीएसटी से हमको ई-वे बिल की जानकारी मिलती है, ई-वे बिल से गुड्स का मूवमेंट कितना हो रहा है वो पता चल जाता है। फिर जो फास्ट टैग है उससे पता चल जाता है कि कितना ट्रैफिक किसी पर्टिकुलर स्ट्रेच पे है। साथ ही साथ फास्ट टैग से ये भी पता चल जाता है कि एवरेज स्पीड किसी भी सेक्शन में व्हीकल्स के मूवमेंट की कितनी है। एवरेज स्पीड से हम एक कंजेशन का फैक्टर निकालते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए। Yes, how the states will be roped in? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, इस फेडरल स्ट्रक्चर में लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्टेट्स की होती है। इसीलिए ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बेसिकली स्टेट्स के साथ इंटेंसिव कंसल्टेशन के साथ तैयार किए जाते हैं और ये राज्यों की डिमांड भी होती है, तो राज्यों के साथ मिलके ये प्रोजेक्ट बनेंगे। कम अक्वायर किए जाएंगे जमीन, तो कम अक्वायर का इन द सेंस क्या मतलब इसमें जरूरत नहीं है, ऐसे ही लैंड को चूज किया जाएगा या फिर एक्विजिशन कम हो? एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट जब होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट का, चाहे वो रेलवे हो या हाईवे हो, उसमें एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में हमेशा थोड़ा मार्जिन रहता है। जैसे एग्जिस्टिंग हाईवे का ये अलाइनमेंट है, इसके दोनों साइड में थोड़ी थोड़ी लैंड लेके रखी होती है, तो उससे लैंड का एक्विजिशन कम हो जाता है। और इस पूरे के पूरे प्लान में जब पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग हो रहा है, तो उसमें ये ध्यान में रखा जा रहा है कि जहां पर भी संभव हो एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट को यूज करो, तो उससे लैंड का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। और कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8 बड़े हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, यानी कि 8 बड़े नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। ये तकरीबन 936 किलोमीटर के हैं, 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश होगा और इन 8 प्रोजेक्ट्स में शामिल है अयोध्या धाम के लिए रिंग रोड का निर्माण भी। साथ ही साथ इसमें कुछ अन्य जो राज्य हैं जिनमें जो इन प्रोजेक्ट्स के तहत आते हैं, उसमें पूर्वोत्तर में विकास को आगे बढ़ाते हुए गुवाहाटी बाईपास को गुवाहाटी हाईवे से जोड़ते हुए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा।
वहीं पुणे, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन तमाम एक तरह से राज्यों से होते हुए ये 8 जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं ये गुजरेंगे। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निर्माण के बाद ये प्रोजेक्ट्स बेहद अहम हो जाते हैं विकसित भारत की संकल्प की दिशा में भी, और भारत में बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी को और बेहतर करने के लिहाज से भी ये 8 प्रोजेक्ट बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें आज कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और लगातार जिस तरह से स्थानीय लोगों को इस बारिश के बाद से दिक्कतें हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 जगह बादल फटने से 50 लोग इस समय लापता बताए जा रहे हैं। शिमला जिले के रामपुर उपखंड में भी समेज खंड में जलस्तर काफी बढ़ गया है और इस समय जो स्थिति है उसको लेकर बचाव कार्य भी लगातार जारी है। इकतीस जुलाई की रात हिमाचल के 3 जिलों में तबाही लेकर आई। ऐसी तबाही जिसने पिछले साल इसी मौसम में देवभूमि को मिले जख्मों को ताजा कर दिया। कुल्लू के समेज, बागीपुल, निरमंड, मंडी के चौहार घाटी, रामबन और शिमला के रामपुर में रात के अंधेरे में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया जिसके जख्म कभी भर नहीं पाएंगे। 50 से ज्यादा लोग बादल फटने के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन में लापता हो गए। कुल्लू शिमला के सीमा पर बसा समेज गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब तक 7 लोगों के शव बरामद किए गए हैं और लापता लोगों की तलाश जारी है। समेज में लापता लोगों को 85 किलोमीटर दूर सुन्नी तत्तापानी के दरिया में ढूंढा जा रहा है। जिन 7 लोगों की मौत की खबर है, जिनकी डेड बॉडीज मिली हैं, उनमें 5 जो डेड बॉडीज हैं वो मंडी में मिली हैं और जो 2 डेड बॉडीज हैं वो बागीपुल जो कुल्लू का एरिया है वहां से बरामद की गई हैं। इसके अलावा 50 से ज़्यादा लोग जो लापता थे उनको भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जो आंकड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा अभी बढ़ भी सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अभी रिपोर्टिंग हो भी नहीं पाई है। साथ ही साथ जो समेज जो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका रहा है, जो गाँव रहा है जो पूरी तरह बर्बाद हो गया, वहाँ पर जो लोग लापता थे उनको ढूंढने की कोशिश सुन्नी और तत्तापानी का जो एरिया है वहाँ पर भी की जा रही है क्योंकि सतलुज का दरिया जो नदी है जो बहती है उसमें इससे पहले जो घटनाएं हुई थी लोगों के बहने की, उसमें ज़्यादातर शव जो है वो इसी सुन्नी तत्तापानी एरिया में बरामद किए गए थे। इसलिए इस आशंका में जो अभी जो ऑपरेशन है, जो सर्च ऑपरेशन है वो सुन्नी और तत्तापानी के एरिया में भी चलाया जा रहा है क्योंकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि जो शव ऊपर से बह के आए हैं वो यहाँ पर बरामद किए जा सकते हैं। करीब 80 से 85 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इन 3 जिलों में खासकर शिमला, कुल्लू और मंडी में जो तबाही इस आपदा ने 31 जुलाई की रात को ये आपदा ने मचाई है, उसने एक बार फिर से पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने में जो मानसून ने कहर बरपाया था उसकी यादें काफ़ी ज़्यादा ताज़ा कर दी हैं और एक बार फिर हिमाचल प्रदेश उसी आपदा में धंसने की कगार पर खड़ा है। इस पूरी त्रासदी की शुरुआत तब हुई जब एक साथ तीनों जिलों की ऊंची चोटियों पर बादल फटने के बाद भारी बारिश होने लगी। इतनी बारिश कि इससे पैदा हुए सैलाब में पत्थर, पेड़, मलबा, घर, दुकानें, सड़कें सब कुछ बह गया। बादल फटने की यह घटना खौफनाक थी जिसने हर किसी को अपनी चपेट में ले लिया। वैसे बादल फटना
कोई औपचारिक तौर पर परिभाषित शब्द नहीं है। मौसम विज्ञान के शब्दकोश में बादल फटना कोई औपचारिक शब्द नहीं है। बादल फटना आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल होने वाला शब्द है। जब कुछ ही मिनटों में 100 मिलीलीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है तो बादल फटने जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। इस बारिश में पानी की बूंदें बहुत ज्यादा बड़ी बनती हैं और एक साथ बहुत ज्यादा बारिश होती है। इन परिवारों को बसाने के लिए हम आपदा राहत पैकेज देंगे और प्रत्येक परिवार हमारा है, उसको बसाने का धर्म भी हमारा है, उसके परिवार के बच्चे को पढ़ाने का कर्तव्य भी हमारा है। कोई तंगी नहीं आने देंगे। जैसे पिछली बार की तरह आपदा राहत दिया था, बरसात खत्म होने के बाद हम इन्हें आपदा राहत देंगे। बादल फटने की घटनाएं आमतौर पर रात को होती हैं, क्योंकि रात के वक्त हवा ठंडी होती है और ठंडी हवाएं गर्म हवा के मुकाबले ज्यादा भारी होती है, जिसके चलते बादल ज्यादा जल्दी और ज्यादा तेजी से बरसते हैं। मौसम वैज्ञानिक बताते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ की हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं जब आपस में टकराती हैं तो बादल फटने जैसे हालात बन जाते हैं और इसमें पहाड़ काफी मददगार साबित होते हैं। तो उससे जो एडजॉइनिंग एरिया में हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन होता है उसको डैमेज होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर उसके एडजॉइनिंग एरिया में हमारे पास कोई होटल बना हुआ है या कोई मकान कंस्ट्रक्शन है तो उनको नुकसान होता है। अगर हम उनसे थोड़ा सा दूर रह सके या जैसे पुराने टाइम में हमारे पास ये बने हुए थे तो उस पैटर्न को हमें देखना पड़ेगा और उनसे थोड़ा हमारा कंस्ट्रक्शन दूर रखना पड़ेगा। जो स्पेशली जो कह सकते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, मंडी है और कुल्लू के आसपास के एरिया है, वहाँ पर मॉडरेट या उससे थोड़ी ज़्यादा रेनफॉल हो सकती है। तो उस 3-4 जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं आपके पास कुल्लू और आप कह सकते हैं कांगड़ा, ऊना के आसपास के, उसके लिए हमने ऑलरेडी चेतावनी जारी की हुई है। हिमाचल में आई इस त्रासदी के बाद हालात बेहद खराब हैं। कई जिंदगियां चली गई हैं, कईयों के अपने खो गए हैं, किसी का सब कुछ चला गया है तो कहीं पूरे के पूरे गांव बर्बाद हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। देश में इस समय कई राज्यों में बारिश का कहर जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तड़के वाली, भोली भाली, मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंदगी वाले टेस्ट। वायनाड में कुदरत का कहर टूटने के बाद राहत और बचाव में काम में केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच लोगों को बचाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। सेना भी बचाव कार्य में सक्रिय है। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज अभिनव भी बचाव कार्य में कर रहे हैं मदद। हर तरफ बिखरा मलबा प्रकृति के क्रोध की कहानी बयां कर रहा है। केरल के वायनाड में कुदरत का कहर इस तरह टूटा है कि 4 गांव तबाह हो गए। मुंडकई और चूरलमाला इलाकों में हुए भूस्खलन में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। सैकड़ों लापता लोगों की तलाश की जा रही है। लापता लोगों का पता लगाने के लिए सेना के खोजी कुत्ते भेजे गए हैं, जो मलबे में दबे लोगों को ढूंढ रहे हैं। हादसे में लापता लोगों की तलाश के लिए इंडियन आर्मी, NDRF और पुलिस प्रशासन जी जान से जुटा हुआ है। आपदा में जीवित बचे लोगों को ढूंढने के लिए बचाव दल चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अथक प्रयास कर रहा है। सर्च ऑपरेशन का चौथा दिन है। जो रास्ता है उसको खोला जा रहा है ताकि यहाँ पर भी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट पहुँच सके। जहाँ हम खड़े हैं ये स्लोप पूरा, यहाँ पे घर थे, दुकानें थी और हैबिटेट था। तकरीबन ऑलमोस्ट
80 से 100 फुट ऊपर है इस रिवर के बेस लेवल तक। तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी का कितनी तादाद और कितने वॉल्यूम से और कितनी स्पीड से पानी आया होगा। और जहाँ जहाँ शक है कि यहाँ पर अभी भी कोई दबा हुआ है, कोई बॉडीज़ हैं, तो उसकी सर्च में आज कार्रवाई की जा रही है। कठिन इलाके के कारण बचाव प्रयासों में काफी बाधा आ रही है। नष्ट हुई सड़कों और पुलों के कारण यह समस्या और भी बढ़ गई है। स्थानीय नदी में बढ़ते पानी के कारण बुधवार को एक अस्थायी पुल बह गया। पुल बह जाने के बाद चुरलमाला से प्रभावित क्षेत्र मुंडकई तक भारी उपकरण ले जाना मुश्किल हो गया। तो सेना ने भूस्खलन से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र को जोड़ने के लिए मीटर से बेली ब्रिज का निर्माण रातों रात कर डाला। रिकॉर्ड समय में 190 फीट लंबा पुल सेना ने बना दिया। सेना ने जब ब्रिज बनाया उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई और 4 लोगों को 3 दिन के बाद 4 लोगों को सेना ने जिंदा बचाया, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि इस ब्रिज की कितनी वैल्यू है और यही कारण है कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। 190 फीट लंबे बेली ब्रिज को बनाने में मेजर सीता ने बड़ा रोल प्ले किया। जवानों के साथ दिन रात डटी रही। ये मेजर सीता और उनकी टीम के अदम्य साहस का नतीजा है कि इस बेली ब्रिज को बनाया गया, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी सहायता मिल रही है। ब्रिज को लॉन्च करने के लिए जो बैक स्पेस हमें चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा था, और यही एक रास्ता था जहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, बॉडीज रिकवर की जा रही थी, उनका मूवमेंट यहाँ पे था, एम्बुलेंसेस थी। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, ये डिफ़िकल्टीज़ हमारी टीम को फेस करना पड़ा। हमारे 144 जवान यहाँ पे तैनात थे। इसको लेस देन 48 आवर्स में ये ब्रिज कंटिन्यूसली काम करके कंप्लीट किया गया है। इसके ऊपर 24 टन जो है इसका कैपेसिटी है। वायनाड में राहत और बचाव के काम में केंद्र से लेकर राज्य सरकार की तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं। हर कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा है। आरएसएस की सेवा भारती टीम भी घटनास्थल पर 30 तारीख से ही मौजूद है। हमारा जो टोटल हजारों लोगों की तादाद पर जो है हर जगह पर इधर फैले हुए, प्रतिदिन में उतना लोग काम कर रहे हैं। ये जितना लोग इधर आ रहे हैं, क्रिमेशन के लिए आ रहे हैं, रिलेशन से आ रहे हैं, बाकी संगठन का जितना लोग है, सभी के लिए भी खाना, तीनों वक्त का खाना भी बंदोबस्त करके अलग अलग जगह पर भेजा जाता है। एक बड़ी त्रासदी है, बहुत सारे लोगों ने अपने परिवार के तमाम सदस्यों को खोया है। उस दुख को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी जो परेशानियां हैं उनको कम करने का काम जरूर आरएसएस से जुड़ा ये संगठन कर रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, ग्राउंड जीरो, वायनाड। केरल के वायनाड में राहत बचाव कार्य में सेना की अहम भूमिका दिखाई दे रही है। न्यूज नाइट में आज बस इतना। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।